हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का नारायण इंस्टीट्यूट पावर्ड बाय आकाश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज मैं इस सेशन में क्वेश्चंस के माध्यम से मोल कंसेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। बच्चों, इस सेशन में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस ही नहीं करूंगा और बल्कि उसके आसपास की बातें या जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको अच्छे से रिवाइज कराता रहूंगा, ताकि अगर आपकी कोई भूली बिसरी चीजें हैं तो एक बार आपको अच्छे से याद आ जाए और इन चैप्टर्स में आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। तो बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है और वो गुजारिश ये है कि मतलब पेपर को ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कराऊंगा, ये जो रिवीजन कराऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे, अपना पेन चलाएं और दिमाग की तो ऑब्वियस जरूरत है ही है। और दूसरा साथ में ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, तभी आपको मजा आएगा, प्लीज, है ना। ये एक रिक्वेस्ट है और बाकी इस चैनल पर हम लोग ऑनलाइन माध्यम से आपसे जुड़े रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर मूल कॉन्सेप्ट के रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस इस सेशन में रखे हैं मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ x टू 1 मोल ऑफ वाटर। बच्चों, आप जानते हैं वाटर हमारा है सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यानी वाटर तो यहां पर बेटा सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो अगर वाटर काम कर रहा है सॉल्वेंट का, तो एक बात पक्का क्वेश्चन में कंफर्म हो जाती है कि जो सब्सटेंस x रहा है निश्चित ही वो सॉल्यूट रहा होगा। वैसे भी आप समझते हैं किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है। अब कहा गया मास परसेंट ऑफ x। देखिए, जिंदगी में याद रखिए, जैसे किसी भी चीज का आपको मास परसेंट निकालना हो, किसका मास परसेंट निकालना है? x का। तो बेटा जिसका मास परसेंट निकालना हो उसका मास ऊपर अपॉन टोटल मास इनटू 100। तो यहां पर बेटा आपको मास परसेंट निकालना है x का, तो x का मास ऊपर यानी x का मास ऊपर यानी मास ऑफ x ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा बेटा टोटल मास, और मामला परसेंटेज का है तो रहेगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई। आप इतना कर दीजिए, ये रिलेशन याद रखिए कि कभी भी आपको कहीं मास परसेंट निकालना हो, ऐसे ही बेटा कभी भी आपको मोल परसेंट निकालना हो, तो जिसका मोल परसेंट निकालना हो उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल मोल इनटू 100 कर दीजिए। इस तरीके से आप मोल परसेंट निकाल लेंगे। खैर, आइए देखते हैं जरा। तो 2 ग्राम ऑफ एक्स का मास कितना दिया बेटा? 2। टोटल मास 2 प्लस वाटर का मोल दिया है, मास नहीं दिया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक मोल का मतलब बताओ कितना होता वाटर के? 18 ग्राम। तो टोटल मास कितना हुआ? 2 प्लस 18 यानी 20 इंटू कर दीजिए बेटा 100। यहां से सॉल्व कीजिए, एक जीरो से एक जीरो उड़ गया, 10/20 यानी टोटल आंसर आ गया आपका 10। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 10%, यानी उत्तर संख्या 2 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ा जाए फिर आगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 पेश है आपके सामने। देखिए, पहले किसी भी क्वेश्चन में यार ये देखो कि पूछा क्या गया। हमेशा जिन बच्चों को खासकर फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस वगैरह करने में दिक्कत होती है, उनसे हमारी गुजारिश है कि किसी भी क्वेश्चन करने के लिए पहले देखो क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है और गिवन और रिक्वायर्ड चीज के बीच रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करो कि गिवन चीज से रिक्वायर्ड चीज पर अपन कैसे पहुंच सकते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स। मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूल का रेशियो वही होता है जो मोल का रेशियो होता है। कभी भी रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल से या, है ना, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल पूछा जाए तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है, कभी भी मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है बेटा वो मोल रेशियो के बराबर होता है। ठीक, मतलब रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, बच्चा इंपॉर्टेंट बात, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल कभी भी पूछा जाए तो आप सिंपली कुछ ना करो, मोल का रेशियो निकाल लो। दो चीजों के बीच जो मोल का रेशियो होता है वही उनके बीच मॉलिक्यूल का रेशियो होता है। तो रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ मोल्स। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं बेटा? ये एक जरूरी बात है कि जो मॉलिक्यूल का रेशियो होता है वो मोल के रेशियो के बराबर होता है। अब
मेरी बात सुनो ध्यान से। अब बात यह है बच्चा कि दिया क्या क्या है, देखो आओ जरा इधर देखो। तो मोल का रेशियो निकालना है, मिक्सचर में है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन यानी मास ऑफ ऑक्सीजन और मास ऑफ नाइट्रोजन का रेशियो दिया है कितना 1:4। हमें चाहिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का रेशियो। मैंने बोला मॉलिक्यूल का रेशियो मतलब मोल का रेशियो, तो जरा आइए मोल का रेशियो निकाल दीजिए। ठीक, तो बेटा मास को मोल बनाने के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे ना, तो 1/32। नाइट्रोजन का वेट अगर 4 है तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28। ठीक, आइए जरा इस रेशियो को थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, तो 1/32 और ये है 4/28। जरा सॉल्व करिए तो ये हो गया 28 × 1 और ये हो गया 32 × 4, तो 4 7 जा, तो ये आंसर हो गया बेटा आपका 7/32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 7:32 इज द करेक्ट आंसर, यानी उत्तर संख्या 3 इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों, इस सेशन के माध्यम से मेरा सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं, आपको भूली बिसरी बातें भी याद दिलाऊं, मेरा ये उद्देश्य भी है। अब बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने मोल निकाला, तो आप जानते हैं मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, याद है? जहां बैठे हो वहीं से बोलो, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं मोल के, याद है भाई? कैसे निकालते हैं मोल, याद दिला रहा हूं मैं आपको। मोल के लिए 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। वेट दिया हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी मास अपॉन मोलर मास से मोल निकालते हैं। कभी किसी चीज का नंबर दिया हो दोस्त, गिवन नंबर जो दी गई संख्या है उसको बताओ किससे डिवाइड कर देते हैं, अवागाड्रो संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो मोल आते हैं। और तीसरा फॉर्मूला गैस के लिए लगता है, वो भी एसटीपी पर लगता है, गिवन वॉल्यूम इन लीटर। एसटीपी पर अगर वॉल्यूम दिया है तो डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर से। बोलो समझ में आया क्या? 3 फॉर्मूले तो जानते हैं, और एक फॉर्मूला बता दूं भाई, मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल निकालने का एक फॉर्मूला होता है ना? सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर करते हैं। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करेंगे तो आ जाएंगे सॉल्यूट के मोल्स। तो बोलो याद हो गए? ये 4 तरीके हैं जिनसे मोल निकालते हैं। समझ में आया भाई? चलो लेट्स मूव आगे। अरे वही अहेड को मैं आगे बोलता हूं यार। आइए क्वेश्चन नंबर 3, अ गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स कंबशन। अबे हाइड्रोकार्बन के बारे में पता है नहीं, मान लो CXHY है, करा दो उसका कंबशन। बताओ याद है कंबशन की इक्वेशन कैसे लिखोगे? कंबशन CXHY, करा दो उसका कंबशन, है ना? आप जानते हैं जब तक कुछ, यहां पर हम कंप्लीट कंबशन मानेंगे, और कंप्लीट कंबशन के प्रोडक्ट होते हैं 2, एक होता है CO2, दूसरा होता है H2O। आओ देखो, तो अगर इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखें तो x टाइम्स CO2 प्लस y/2 टाइम्स बेटा क्या हुआ बेटा H2O हुआ, और यहां पर आएगा x प्लस y/4 ऑक्सीजन का कोफिशिएंट होगा। x प्लस y/4 जो होगा वो ऑक्सीजन का कोफिशिएंट होगा। ठीक, अब आइए, ये कंबशन की इक्वेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए। ठीक, कह रहा है कराया गया तो क्या हुआ। अब इधर देखो क्वेश्चन, देखो रिलेशन बनाना कोशिश करो कि रिलेशन बना पाओ। कितना वाटर मिला? 0.72 ग्राम मिला। कितना मिला? 0.72 ग्राम। बहुत बढ़िया। कितना CO2 मिला? 3.08 ग्राम। अच्छा देखो बेटा, हमारे हिसाब से जो x है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, इतना तो तुम जानते ही होगे। ठीक, तो इक्वेशन के हिसाब से x मोल CO2 मिला। कितना मिला? x। बोलो कितना? x। और डाटा के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर मोल निकाले जाए तो बताओ मोल कितने हुए? गिवन वेट 3.08, और आपको मालूम है मास को मोल बदलने के लिए सिखाया 44। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से CO2 के मोल मिलने चाहिए इतने, और इक्वेशन के हिसाब से तो x मोल मिलने चाहिए। तो क्या यही x की वैल्यू है? 3.08/44। ठीक है, 3.08/44, क्या यही तो x की वैल्यू है भैया? 3.08/44, 3.08/44। ठीक है, तो 0.007, सॉरी कितना? 0.07, ये रहा 0.0। अब इधर आओ,
हमारे हिसाब से मोल हुए कितने बताओ? 0.72 बटे वाटर के 18। क्वेश्चन के हिसाब से हुए बेटा y/2। यहां से निकालो y की वैल्यू, तो ये हो गया 0.72 इंटू 2/18। यहां से काट दो तो 0.72 बटे 9। आइए देखिए सॉल्व कर लेंगे। मैं थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूं, आप मत लीजिएगा। 0.72 इस टू 9, 0.08, ये हुआ 0.08। तो बेटा y की वैल्यू यहां से आई 0.08। ठीक है, ये कितना आई बेटा? 0.08 है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि अब बताइए पूछा है फॉर्मूला क्या होगा, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। आपको समझ में आ रहा होगा 7:8 का रेशियो बन रहा है, तो बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C7H8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो होता है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, इससे सिंपल क्या कर पाओगे 7:8 को। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। थैंक यू। बेटा ये क्वेश्चन इंपेरिकल फॉर्मूला की कैलकुलेशन पर है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट्स के परसेंटेज दिए रहते हैं, और परसेंटेज दिए होने के बाद बेटा क्या होता है, आपसे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने को कहता है। ठीक, तो जरा देखो इसमें कार्बन का परसेंट कितना दिया है बेटा? 20%। बेटा हाइड्रोजन का परसेंट बताओ कितना दिया है? 6.7%। अब बेटा बताओ नाइट्रोजन का परसेंट कितना दिया है? 46.7%। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या बचा हुआ ऑक्सीजन होगा? देखो कोई बच्चा कहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज ही नहीं दिया, तो यार बचा हुआ ऑक्सीजन होगा क्या? इन सबको जोड़ें और 100 से घटा दें तो 100 माइनस जो आएगा वो ऑक्सीजन आएगा क्या? तो बेटा ये आएगा 26.63%। बेटा ये क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होते हैं, तो मैंने कैलकुलेशन पहले से कर रखी है, मैं ईमानदारी से आपको बताऊं। वैसे भी हम लोग हर लेक्चर के पहले चीजें देख कर ही आते हैं, कैलकुलेशन वगैरह कर कर ही आते हैं कुछ, ताकि यहाँ पर रैंडम मत रहे, इसलिए कर रखी है ताकि आपका थोड़ा समय भी बचे। बेटा जब भी आपको परसेंट दिया हो तो जो परसेंट दिया हो उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बोलो कितना? 1। पहला स्टेप है जो भी परसेंट दिए हो उनको एटॉमिक वेट से डिवाइड करो, है ना। तो 46.7 बटे बताओ क्या? 14। 26.63 बटे बताओ कितना बेटा? 6। ये काम। अब इसमें से कुछ वैल्यूज आएंगी, जब आप इसको निकालोगे तो बेटा ये वैल्यू आएगी 1.66 आएगी। ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 6.7 आएगी। बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 3.3 आएगी। और बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी? 1.66 आएगी। तो जो भी परसेंट दिया हो, मैंने क्या किया, ये जो भी परसेंट दिया हो उसको उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करिए। अब कुछ वैल्यूज आएंगी, अबे भैया इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू हो उससे सब जगह डिवाइड कर देना। बताओ इसमें सबसे छोटा क्या है? 1.66। सो 1.66 बटे 1.66 1, 1.66 बटे 1.66 1, 6.7 बटे 1.66 जब आप करके देखेंगे तो लगभग ये 4 के बराबर आएगा। 3.3 बटे 1.66 जब आप इसको करके देखेंगे तो लगभग ये 2 के बराबर आएगा। तो कार्बन के सामने आया 1, हाइड्रोजन के सामने आया 4, कार्बन के सामने आया 1, हाइड्रोजन के सामने आया 4, नाइट्रोजन के सामने आया 2 और ऑक्सीजन के सामने आया 1। बेटा यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यही क्वेश्चन नहीं, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये इंपेरिकल फॉर्मूला है? अच्छा, तुम्हें याद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो मास निकाला जाता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहते हैं, और इंपेरिकल फॉर्मूला से जो मास निकाला जाता है उसे इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहते हैं। जरा यहां से मास निकालो तो ये रहा 12 प्लस बताओ ये कितना रहा? 4 प्लस बताओ ये कितना हुआ? 28 प्लस बताओ कितना हुआ? 16, है ना। ठीक, तो 28 और 12 40 और ये हो गया 60, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला वेट बताओ कितना हो गया? इंपेरिकल फॉर्मूला मास बताओ कितना हो गया? 60। अब क्वेश्चन में दिया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास भी 60 है। मैं आपको बता दूं इंपेरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अगर बराबर है
तो इसका मतलब है जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछा गया था मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों मास बराबर होने से पता चला हमें जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो करेक्ट आंसर भी उत्तर संख्या 4। आई होप बच्चों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, तो लेट्स मूव आगे। चलो, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बच्चों नीट में आता है। बेटा मोल कंसेप्ट के ज्यादातर सवाल जिनमें परसेंटेज दिया होता है वो सिर्फ एक फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, और वो जादुई फॉर्मूला मैं दे देता हूं आपको इस वीडियो में। ठीक, मजा आ जाएगी भाई। कभी भी किसी चीज का परसेंटेज दिया हो, परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर किसी चीज का परसेंट दिया हो और क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, दोस्त ये फॉर्मूला लगा देना, मजा आ जाएगी। परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर एटॉमिक मास इंटू एन, एन का मतलब नंबर ऑफ एटम्स है, अपॉन है मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ये रिलेशन याद कर लो यार, ये रिलेशन लगा देना, फिर सवाल तो तुमसे होकर ही जाएगा, सवाल तुमसे बच ना पाएगा। परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ठीक, मैं एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मतलब लीस्ट, लीस्ट को हिंदी में बोले तो न्यूनतम अणुभार। बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट, न्यूनतम अणुभार पूछा जाए, ऐसे सवालों में नंबर ऑफ एटम हमेशा 1 रखते हैं। ठीक, तो इधर देखो, फॉर, मैं साफ साफ लिख देता हूं, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, जब भी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, नंबर ऑफ एटम की जगह बोलो कितना रखोगे, 1 रखोगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, आइए देखिए, नंबर ऑफ एटम 1 रखो, बाकी सब तो क्वेश्चन में दिया होगा। देखो कह रहा 8% सल्फर है, बहुत बढ़िया, 8% है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 इंटू मिनिमम मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ एटम 1, नंबर ऑफ एटम 1 रखोगे तो जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो मिनिमम होगा। मल्टीप्लाई कर दें बेटा क्या 100 से, यहां से दोस्त है मिनिमम की वैल्यू निकालो, कितनी आ गई, ये हो गया 3200। ये कितना हो गया था, 3200 बटे 8, 3200 बटे 8, बोलो आंसर कितना आ गया, 400, 400, 400। ऑप्शन संख्या 3 इज द करेक्ट आंसर। भैया समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन आ जाए, परसेंट वाला ध्यान दिया हो और कुछ भी निकालना हो निकाल लोगे मस्त तरीके से। हाँ भाई, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें पूछा है मोलैरिटी। चलो आओ निकालते हैं भाई मोलैरिटी। पूछा है क्या मोलैरिटी में? चलो, मोलैरिटी के बारे में सब लोग जानते हो, कैपिटल एम से प्रेजेंट करते हैं। आइए थोड़ा सा बता दे रहा मैं आपको, रिवाइज भी कराना है, सिखाना भी है आपको। मोलैरिटी बराबर बताओ क्या होता है ना, ऊपर रहता बेटा सल्यूट का मोल, नीचे किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का वॉल्यूम, बोलो वो किस में रहता, लीटर में रहता। ठीक है ना, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। आइए तो क्वेश्चन में लिखा है भैया, ध्यान से देखिए भैया, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट तो यहां पर यूरिया है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा यूरिया। तो बेटा अगर किसी चीज का मास दिया हो तो मोल निकालने के लिए मास बटे मॉलिक्यूलर मास तो 120 बटे 60। सॉल्यूट के मोल तो 2 एकदम झटाक से निकाल लिए तुमने। समस्या यहां है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, समस्या यहां किसकी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, ध्यान सुनना, कुछ लोग कहेंगे सर वाटर की डेंसिटी 1 होती है तो 1000 ग्राम मतलब 1000 ml। अरे भाई 1000 ml तुम्हारी बात सही है, लेकिन वाटर मतलब ये मास किसका हुआ, सॉल्वेंट का, हमें चाहिए किसका, सॉल्यूशन का। तो आओ देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर क्या बताओ, मास अपॉन डेंसिटी नहीं हो जाए? बहुत बढ़िया। अब मास कैसे निकालोगे, मास, सॉल्यूशन का मास चाहिए तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दो तो 1000 प्लस 120 ये हो गया 1120, और डेंसिटी 1.15। भैया क्या बताओ, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया।
पहले बताओ क्या आपको ये अच्छे समझ में आया भाई कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ठीक। अब जरा बताओ, ये अराउंड आएगा बेटा, वॉल्यूम आएगा ml में 973 ml, लेकिन मोलैरिटी में वॉल्यूम चाहिए होता है लीटर में। बेटा अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो 1000 से करेंगे डिवाइड तो अराउंड आएगा 0.97 लीटर। अब ये वॉल्यूम की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये हुआ 2/0.97, तो 2/0.97। तो जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो बेटा 2 से थोड़ा ज्यादा ही आंसर आएगा। करेक्ट आंसर विल बी 2.05। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपली ये नहीं कि मोल दिया वॉल्यूम दिया आपने वैल्यू रख दी। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करता हूं। पहले आप क्वेश्चन का कंसेप्ट सीखिए और भैया आगे देखिए फिर, है ना, ठीक, कि कैसे क्या करते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन, ठीक, 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बेटा किसी कंपाउंड के अंदर किसी विशेष प्रकार के एटम के मोल की बात चल रही है। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं, जैसे मान लो मैंने लिया AXBY, कोई मॉलिक्यूल लिया। अब इसमें आपको A के मोल निकालने हो, तो बेटा A के मोल निकालने के लिए पहले पूरे कंपाउंड AXBY के मोल लिख लो। पहले कंपाउंड AXBY के मोल लिख लो, और A के मोल की बातें चल रही हैं तो A के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई मार दो X। बताओ B के मोल की बातें चल रही हो अगर, तो पहले पूरे कंपाउंड के मोल लिख लो, इनटू B का कोफिशिएंट बेटा Y से मार दो मल्टीप्लाई। ठीक, अब बताते हैं तुम्हें समझ में आएगा। तुमने एक क्वेश्चन पढ़ा यार, समझ में आया 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम के मोल की बातें चल रही हैं, मतलब पूरे कंपाउंड का मोल रहेगा, इनटू ऑक्सीजन के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। 4 2 जब बताओ कितना हुआ 8 से मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन एटम का मोल कितना दिया हुआ है 0.25, तो बताओ पूरे कंपाउंड का मोल निकालना है, यही तो निकालना है। तो बताओ यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 0.25/8, 0.25/8, है ना। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। तो आंसर जब आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्या आपको अच्छे समझ में आया भैया ना। पूरा तरीका समझिए। ये क्वेश्चन का बेटा आपके कंसेप्ट था, कंसेप्ट के साथ समझिए क्वेश्चन को, है ना। ये कंसेप्ट था, अगर आपको ये समरी पता है तो फिर आप इस तरह का क्वेश्चन हमेशा कर लेंगे। ठीक, चलो लेट्स मूव आगे। बेटा यहां पर CO2 होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूं। यहां बेटा कंप्लीट कंबशन की बात चल रही है। ठीक, किसके कंप्लीट कंबशन की, देखो मिथेन के, तो मिथेन रहा CH4, इसका कंप्लीट कंबशन कराओ तो बेटा बताओ क्या बनेगा, एक तो बनेगा CO2 और यहां बनेगा बताओ बेटा क्या 2H2। ठीक, ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखा। ठीक, लिख लिया बैलेंस इक्वेशन। अब आओ देखो यार बैलेंस इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है कितने मोल मिथेन के चाहिए, इसके मोल निकालने हैं, कितने मोल इसके चाहिए होंगे ताकि 11 ग्राम CO2 उत्पन्न, यानी 11 ग्राम CO2 को बनाने के लिए कितने मोल मिथेन की आवश्यकता होगी, ऐसा बच्चों हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। चलो आओ मैं आपको बता दूं, इसका डाटा दिया है और इसका डाटा पूछा है। जिसका डाटा गिवन हो और जिसका डाटा पूछा हो उनके मोल बटे कोफिशिएंट बराबर कर देना। ठीक, तो यहां क्या लिखेंगे, मोल ऑफ मिथेन बटे इसका बैलेंसिंग कोफिशिएंट कितना 1, बराबर का निशान बनाइए मोल ऑफ CO2 बटे बैलेंसिंग कोफिशिएंट कितना 1। प्लीज सारे स्टाइकियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ये वाला तरीका अपनाइए और आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाए, है ना। ऐसा आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। है क्या भैया, मोल ऑफ मिथेन ये तो हमें निकालना ही है। चलिए हमने मान लिया मोल ऑफ मिथेन निकालना है बराबर बटे 1। मोल ऑफ CO2 11/44 मतलब 1/4, तो बने बताओ कितने 1/4 वैल्यू आ गई और बस सॉल्व हो गया। मोल ऑफ मिथेन आपको निकालना था
तो ये आ गया 1/4, बोले तो 0.25। करेक्ट आंसर इज उत्तर संख्या 4। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी स्टाइकोमेट्रिक क्वेश्चन तो यार लगा के देखना ही तरीका, मस्त एकदम समझ ली, सारा आंसर आएगा आपका। चलो यार इस क्वेश्चन में तो मुझे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मोलैरिटी ऑफ 3 एक्वा सॉल्यूशन ऑफ गिवन इज गिवन, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर मोलैलिटी होना चाहिए, मोलैलिटी होना चाहिए। ये देखो मोलैलिटी पूछा गया है और मोलैलिटी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट में बेटा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। चलो कभी भी आपको बता दें, मोलैलिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, इसलिए वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मोलैलिटी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो, दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, दोनों के रिलेशन में हमेशा डेंसिटी आता है। और मोलैरिटी और मोलैलिटी का रिलेशन तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आओ यार हमारे साथ इसको याद कर लो। वो रिलेशन क्या है? स्मॉल m इज इक्वल्स टू, बताओ कितना, 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये निकालना भैया, ठीक। आओ देखो निकालते हैं कैसे। जहां पर स्मॉल m का मतलब मोलैलिटी है, मोलैलिटी मोललता, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी है। तो आओ देखो स्मॉल m हमें निकालना है, बहुत बढ़िया। मोलैरिटी हमें दिया हुआ है, ये रहा 1000 इंटू मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 3 अपॉन बताओ कितना 1000 इंटू बेटा डी कितना, डी कितना, डेंसिटी कितना 1.25, डी कितना बताओ 1.25 माइनस मोलैरिटी कितना बताओ, मोलैरिटी दिया हुआ है 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है बेटा, 58.5 होता है, ठीक। अब तो बता दो भैया, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है ना। तो जरा 10 सेकंड का पॉज लो और कैलकुलेट करके बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। 10 सेकंड का पॉज लो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। लगभग इसका आंसर सॉल्व करने पर अराउंड 2.79 आएगा। मोलैलिटी की 2 यूनिट होती हैं बेटा, एक यूनिट होती है मोल पर केजी, या इसी को, और या तो इसी को बेटा मोलल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोलल, ठीक। तो 2.79 करेक्ट आंसर भी उत्तर संख्या 2। तो मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन पर क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है बच्चों। इस सीरीज में हम लोग वैसे ही क्वेश्चंस करा रहे हैं जो आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सेकंड, ठीक। बहुत बढ़िया, उम्मीद है आपको आ गया होगा। चलिए एसर्शन रीजन वाला भी क्वेश्चन रखा मैंने यहां पर बेटा। आजकल नीट का ट्रेंड है कि एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम लोग आपको करा देंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बेटा करने जाएं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत मत हो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, है ना। जब आप जाएं तो कोई दिक्कत मत हो, है ना, और आप वहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाए, ठीक है भैया। तो आइए देखते हैं कि क्या है मामला, ठीक। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में मेन बात यह है, ऑक्जेलिक एसिड की बात चल रही है। मैं आपको बताऊं ऑक्जेलिक एसिड 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है भैया। एक होता है एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, एक होता है एनहाइड्रस मतलब जिसमें पानी ना हो, और एक होता है बेटा हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। अब ये बताओ एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, उस, है ना, पानी ना हो तो इसको C2H2O4 लिखते हैं, ठीक। और एक होता है हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, ये होता H2C2O4 डॉट 2H2O, H2C2O4 डॉट 2H2। मैं आपको बता दूं इसका मॉलिक्यूलर वेट 90 होता है। पहले आपको कंसेप्ट सिखाना भैया, इधर देखो, इधर ऑक्जेलिक एसिड के क्वेश्चन में बच्चों अक्सर लफड़ा कर जाते हैं, है ना। आप ध्यान से नहीं देखते हैं कि वो हाइड्रेटेड है कि एनहाइड्रस है भैया। अगर एनहाइड्रस है तो मॉलिक्यूलर मास 90, अगर हाइड्रेटेड है तो इतने हिस्से का 90 है ही है, और 2 वाटर की वजह से 36 हो गया, तो 90 प्लस 36 बताओ कितना हो गया, 126 हो गया। आप हमारे साथ साथ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको मतलब चीजें चाहता हूं कि आप साथ साथ अटेम्प्ट करें और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट में आपको पहले ही सिखा दूं। आओ देखो 126, अब कहा गया 3.15 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास कितना लेना है 126।
250 ml का सॉल्यूशन बनाया जाए तो मोलैरिटी 0.1 होगी, ऐसा कह रहा है। मोलैरिटी बराबर होता है 0.1, मोलैरिटी कह रहा है। मोलैरिटी बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो 3.15 मोल, उसको मोल बदलना है तो मॉलिक्यूलर वेट 126 से डिवाइड, और वॉल्यूम अगर ml में रखना है तो 250 ml में बटाओ बेटा, यहां रहेगा 1000, ठीक है ना, और है ना 1250 वाटर टू मेक, एक मिनट रुक जाइए बेटा, क्वेश्चन में एक मिनट। अच्छा क्या क्या दिया एक बार फिर से देखते हैं। मोलैरिटी दी है 0.1, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या दिया है 3.15। चलो थोड़ी देर के लिए ऑक्जेलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास m मान लेते हैं, अपॉन नीचे वॉल्यूम को अगर बेटा ml बदलना है तो 250/1000 करें। अब मॉलिक्यूलर मास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का 126 होता है, तो जब तुम सॉल्व करोगे तो पूरी वैल्यू 0.1 आ जाएगी, यानी ये असर्शन सही है। रीजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126, ये भी बात सही है। क्या बेटा ये बात इसको एक्सप्लेन करती है? बिल्कुल। अगर ये वैल्यू यहां 126 ना होती, 90 होती, तो मोलैरिटी 0.1 ना आती। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो करेक्ट आंसर बेटा बताओ क्या हो गया? एक मिनट रुक जाइए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इज 126। नहीं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। पहले बताओ असर्शन सही है? हाँ असर्शन सही है, बिल्कुल सही है कि मोलैरिटी 0.1 आ रही, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड 126। बेटा ये दोनों बातें सही हैं, पर रीजन करेक्टली एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मतलब है ना, इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी 0.1 आ रही है, क्या उसका कारण ये है कि क्या कहते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास 126 है? ऐसा नहीं है बेटा, वो तो सब डाटा कुछ मिलके ऐसा बाई चांस आ जा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पर थोड़ी डिपेंड करती है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट आंसर बेटा हम बताओ कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, है ना। चलो अच्छा, इस क्वेश्चन में बेटा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग के बारे में पूछा गया। मैं आपको बता दूं, जब भी दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया जाए और मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग पूछा जाए, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला होता है भैया M1V1 प्लस बताओ क्या M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेटा ये रिलेशन लगाते हैं। अच्छा बताओ, तीन सॉल्यूशंस हों और उनके मोलैरिटी और वॉल्यूम दिए हों, बेटा इस पर भी नीट पर क्वेश्चन आ चुका है। M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। इस तरह से करते हैं, ठीक। आइए देखिए क्या दिया, देखिए पहले वॉल्यूम दिया M1, मोलैरिटी दी 0.5, वॉल्यूम कितना दिया बेटा बताओ? 750। M2 ये कितना दिया? 2 इंटू वॉल्यूम कितना दिया बेटा? 250, और टोटल वॉल्यूम नीचे कितना बेटा? 1000 दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 करने से क्या रिलेशन आता है जरा देखिए। ये वैल्यू हो गई 375, 2 इंटू 250, 2 इंटू 250, ये हो गई 500/1000, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई बेटा 875/1000। ये वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 875/1000। यानी जब आप सॉल्व करेंगे भैया, तो जब आप सॉल्व करेंगे, नहीं 250 प्लस 750, ठीक है 1000, ठीक। तो बेटा जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका 0.875, ठीक। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.5, वॉल्यूम 750, ठीक है। 750 का आधा 375, बिल्कुल सही है। दूसरे की मोलैरिटी 2, V2 500, बिल्कुल सही है। 875/0.8 साइड 875/1000, ठीक है, ठीक। 875/1000 0.875। तो करेक्ट आंसर हो गया बेटा ऑप्शन ए। बेटा ये भी HCl था, ये भी HCl था। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब दोनों एसिड्स को मिलाया जा रहा हो या दोनों बेस को मिलाया जा रहा हो। ये HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, दूसरे बर्तन में भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड रखा था, तो यहां पर हम प्लस लगा सकते हैं डायरेक्ट मिक्सचर की मोलैरिटी निकालने के लिए। थैंक यू।
ये बात याद रखिएगा, बहुत सावधानी भरी बात है। ठीक, बेटा आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले आज के लेक्चर में सिखाया कि परसेंट दिया हो और कभी भी कुछ निकालना हो तो ज्यादातर क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से हो जाते हैं, और वो रिलेशन है परसेंट ऑफ एलिमेंट बराबर बताओ क्या, एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, इनटू बताओ कितना 100। ठीक बेटा, हालांकि इसके शायद ऑप्शंस गड़बड़ हैं, तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन से मिसप्रिंट है बेटा, थोड़ा सा शायद ऐसा है कि ऑप्शन से मिसप्रिंट है, तो मैं आपको तरीका सिखा दे रहा हूं, आप पूरा तरीका हमारे साथ सीखिए कि क्या है। परसेंट कितना दिया आयरन का, देखो 0.34। आयरन यानी Fe का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 56। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ आयरन एटम n मान लीजिए, ठीक है, और हिम टोटल मास पूरे मॉलिक्यूल का मास ये दिया 3.3 इंटू 100। बेटा आप कोशिश करिएगा यहां से n निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही सही आंसर होगा। इन ऑप्शंस पर ध्यान मत दीजिएगा, इन ऑप्शंस में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझको, यहां से n निकाल लीजिएगा, जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का फंडा सिखाना है। ठीक, आइए भैया, पहले सबसे पहली समस्या बच्चों की, सर कैसे पता चलेगा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। अरे जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का डाटा दिया हो तो समझ जाना क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। यहाँ N2 का भी डाटा दिया और H2 का भी डाटा दिया, समझ जाओ लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। मोल निकाल लो, कैसे निकालोगे, 20/28 मोल हो गए, और 5 अपॉन बताओ कितना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करने के लिए सबसे पहला काम पता लगाओ कौन है। तो बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट चेक करने के लिए करना क्या पड़ता है, जो दो रिएक्टेंट का डाटा दिया है उनका मोल अपॉन कोफिशिएंट करो, और जिसके लिए वैल्यू कम आ जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है यार, समझो। ठीक है, जो मोल अपॉन कोफिशिएंट करो और जिसके लिए वैल्यू कम आ जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, तो बताओ आओ N2 के लिए करो, मोल कितने आ गए 20/28, और यहां पर बेटा बताओ कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। H2 के लिए करो बेटा, मोल आ गए 5/2 अपॉन कोफिशिएंट कितना बताओ बेटा, कितना हो गया 3, हाँ कितना हो गया 3, तो ये वैल्यू हो गई 5/6। अब बताओ कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है भैया। ठीक है, जिसकी वैल्यू कम है 20/28, ये लेसर वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, इसका मतलब बेटा N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और अगर N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक मिनट ये क्या हुआ भाई, हाँ, अगर N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो बेटा ये दोनों आंसर तो एलिमिनेट हो गए, N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, मैं आपको बता दूं लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है कितना मोल प्रोडक्ट का बनेगा, तो N2 डिसाइड करेगा। तो यार 1 से 2 मोल बनता है तो 20/28 से इसका दोगुना बनेगा, यानी 40/28 मोल बनेगा अमोनिया का। 40/28 मोल बनेगा किसका बताओ भाई, 1 से 2 बनता है तो 20/28 से 40/28 बनेगा, और 40/28 ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3, यानी N2 लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट का मोल 1.42 बनेगा। समझ में आया भैया, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां से क्वेश्चंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। चलो, इस क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो ऑफ वेलोसिटी, पहले बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.188 इंटू 10⁻⁻6 Z/n मीटर पर सेकेंड, क्या ये फॉर्मूला होता है। रेडियस के क्वेश्चन निकालने के लिए फॉर्मूला बता दो, 0.53 L²/Z। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। रेशियो लेना है तो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू कट जाएगी, यानी v1/v2 लेना है, तो बताओ वेलोसिटी z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो z1/z2, n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो n2/n1। क्या ऐसा हो जाएगा मामला, आओ देखो
बेटा एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी सेम है, Z1 और Z2 भी सेम है, तो यानी N2/N1। फिफ्थ ऑर्बिट का लेना है, थर्ड और फिफ्थ का लेना है, तो 5 ऊपर रहेगा 3 नीचे रहेगा, 5/3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर भी ऑप्शन बी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा भैया, ठीक है। ठीक, चलो अच्छा, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराना है, उससे अगल बगल की जुड़ी बातें बनानी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला कभी सरकमफ्रेंस सॉरी वेलोसिटी का फॉर्मूला और कहां कहां काम में आ सकता है, बताओ। वेलोसिटी के फॉर्मूला और कहां कहां काम में आ सकता है भैया। वेलोसिटी का फॉर्मूला आ सकता है आपका टाइम पीरियड निकालने में, T बराबर होता है 2πr/v। ठीक, फ्रीक्वेंसी निकालने में, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है बेटा टाइम पीरियड के, याद रखिएगा बातें मेरी। ठीक, अच्छा, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, बेटा फोटोन के केस में जो एनर्जी का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। तो अगर E2 नीचे रहेगा तो लैम्डा 2 ऊपर रहेगा, E1 नीचे रहेगा तो लैम्डा 1 नीचे रहेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इधर देखो, एनर्जी का रेशियो निकालना है 2000/4000 वाले की, तो मतलब 2000 मतलब लैम्डा 2 वाली दूसरी वाली वेवलेंथ ऊपर रहेगी, 4000/2000 रहेगा, 4000/2000, ये वैल्यू सॉल्व करने पे 2 आएगी, तो मतलब करेक्ट आंसर भी बताओ ऑप्शन संख्या थर्ड। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मामला भाई बड़ा ही अच्छा सवाल। बेटा मैं आपको बता दूं, एक जबरदस्त जुगाड़ बता दूंगा आपको। काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करो K से, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करो P से, टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करो T से, और याद कर लो KPT का रेशियो होता है 1:-2:-1। समझो मतलब जितना काइनेटिक है उतना ही टोटल होगी, बस टोटल किसमें होगी, निगेटिव में। जितना काइनेटिक है उसका डबल करो और उसमें माइनस लगा दो, तो बताओ वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब तक काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब बताओ थर्ड ऑर्बिट में, इधर देखो, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की टोटल एनर्जी होती है -13.6, सेकेंड ऑर्बिट की होती है -3.4, थर्ड ऑर्बिट की होती है -1.5। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड। तो थर्ड ऑर्बिट की बेटा जो टोटल एनर्जी है वो हो गई -1.5। जितनी टोटल है उतनी ही काइनेटिक होगी, बस काइनेटिक होगी पॉजिटिव में, तो काइनेटिक होगी +1.51। तो आंसर या तो सेकंड होगा या फोर्थ। पोटेंशियल उसकी दुगनी होगी और नेगेटिव में होगी, पोटेंशियल उसकी दुगनी होगी और नेगेटिव में होगी। करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा ऑप्शन संख्या सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अच्छे समझ में आ गया होगा भैया। ठीक, चलो एनर्जी के रेशियो वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लेना है यार एनर्जी का रेशियो। तो E बराबर कितना होता है आप जानते हो, -13.6 Z²/N²। ठीक, अब बात समझो, पहले लेना है ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के लिए, यानी हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, तो -13.6 Z तो 1 होता ही है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, N का 1² 1, और किसमें निकालना है, हीलियम प्लस के लिए, He+ के लिए, तो ये हो गया -13.6। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 2 का होल स्क्वायर Z का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस क्वेश्चन में जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, जो भी एक्साइटेड स्टेट का नंबर लिखा हो उससे ऑर्बिट का नंबर एक ज्यादा होगा, मतलब सेकंड ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो N का स्क्वायर मतलब 4, ये वैल्यू कट गई, दोनों का रेशियो लीजिए, तो बताइए डिवाइड करने पे माइनस से माइनस कैंसिल, 13.6 से 13.6 कैंसिल, तो करेक्ट आंसर इज 1:1। ठीक है, समझ में आया भाई। चलो बेटा ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है,
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, आपको बताएं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नहीं अनसर्टेनिटी पोजीशन, ठीक। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी बेटा, इसमें लगा दें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर बताओ कितना हुआ, एच अपॉन 4 पाई एम, ठीक। अब देखो बेटा जरा, अरे ये क्या हुआ भाई, अपने आप कैसे मूव करने लगा ये, सॉरी। ठीक, देखो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का एक, अरे ये क्या हो रहा है यार, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला तो ये है, दूसरा रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू बताओ कितना बेटा, एच बटे 4 पाई, ठीक। ये दो फॉर्मूले हैं, आप जानते हैं न्यूमेरिकल लगाते समय हमेशा इक्वल का साइन लगाया जाता है। अनसर्टेन पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना, चलो एच की वैल्यू पता है 6.62 इंटू 10 की पावर -30, 4 है, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक। मास केजी में रखें तो बेटा ग्राम को केजी में बदलने के लिए 200 और नीचे कर लेंगे बेटा 1000 से डिवाइड। अब डेल्टा वी और पता चल जाए, तो डेल्टा वी है क्या, डेल्टा वी है 0.1%। कितना अनसर्टेनिटी है, 0.1% वेलोसिटी की, तो 0.1% वेलोसिटी की मतलब 0.1 बटे 100 इंटू 10, तो बेटा ये कैंसिल हो गया, तो बताओ ये कितना आया, 0.1 अपॉन 10, बोलो तो ये आ गया 0.01। ये डेल्टा वी की वैल्यू यहां रख दीजिए और यहां से सॉल्व करने पर आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो डेल्टा एक्स आ गया भाई, यहां से सॉल्व कर लेंगे आप, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ठीक। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू सॉल्व करिएगा, ये हुआ डेल्टा एक्स बराबर कितना हुआ, 6.62 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन बताओ कितना हुआ, 4 इंटू 3.14 इंटू 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, ठीक। तो 2/10 यानी 1/5, बोले तो 0.2, ये रहा 0.2 और वो वैल्यू नीचे आ गई, ये हो गया 0.01 यानी 10 की पावर -2, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व करिएगा तो कितना आता है, ठीक है। तो भैया ये रहा कितना, 10 की पावर -32 हो गया उधर ऊपर जाके, ठीक है। अगर प्लस का ले जाएं तो बचा कितना, 6.62 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.2 और ये हो गया 10 की पावर -32, ठीक। 4 एक बार थोड़ा सा कैलकुलेटर का सार लेते हैं, 8 इंटू 3.14 भाई, 8 इंटू 3.14, 8 इंटू 3.14, 25.12, तो 6.62 बटे 25.12, 6.62 बटे 25.12, 0.26 आ रहा है अराउंड, तो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू अराउंड आ रही है 0.26 और ऐसे करके आ रही है इंटू 10 की पावर -32। तो बेटा देखो इसको लिख सकते हैं 2.64 इंटू 10 की पावर -31। बेटा मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा शायद मच्छर की वजह से हो रहा है, देखो मच्छर यहाँ पर टच कर रहे हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भाई ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा बेटा फोर्थ। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल का कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा उसमें इक्वल माना जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई एम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर एच अपॉन 4 पाई और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर एच अपॉन 4 पाई एम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बेटा ये मच्छर टच कर रहे हैं, देखिए स्पॉट्स बनते दिख रहे होंगे आपको, अरे आओ
चलो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी डेल्टा एक्स, अगला क्वेश्चन, डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम यानी डेल्टा पी आपस में बराबर हैं, ऐसा कह रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना होगा, डेल्टा वी। अच्छा बताओ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल अगर लगाएं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर ये हुआ, बताओ कितना, h अपॉन 4πm। इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक। या आप ऐसा मत करो, आप ऐसे बताओ डेल्टा x इंटू डेल्टा पी लिखें तो बराबर क्या h बटे 4π लिख सकते हैं। और अब बताओ जो पोजीशन में एरर है वही मोमेंटम में है, तो डेल्टा x जो है वही डेल्टा p है, तो डेल्टा p इंटू डेल्टा पी, अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेल्टा p का होल स्क्वायर बराबर h अपॉन 4π। तो यहां से डेल्टा p निकाले तो बताओ कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ h, और यहां से 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया डेल्टा p। लेकिन हमसे डेल्टा p नहीं पूछा, हमसे पूछा है डेल्टा v, तो डेल्टा p की जगह रख दीजिए m इंटू डेल्टा वी। m इंटू डेल्टा वी बराबर क्या हो गया, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन पाई। तो यहां से डेल्टा v बराबर निकालो बेटा, कितना हुआ, डेल्टा v बराबर कितना हुआ, 1/2m स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन बेटा कितना, पाई। तो 1/2m स्क्वायर रूट ऑफ h अपॉन पाई, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन थर्ड। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफी कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर देखने को मिलता है। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन फोर्थ एनर्जी लेवल, बेटा रटना कुछ नहीं है, ऑर्बिटल पूछ रहा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है शेल, सेल के अंदर बताओ क्या होता है, सब सेल, सब सेल, सब सेल के अंदर बताओ क्या होता है, ऑर्बिटल, बोलो क्या होता है, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ देखो, फोर्थ एनर्जी लेवल जिंदगी में याद रखो, जिस नंबर की सेल उसमें होंगी उतनी सब सेल। कहने का मतलब चौथे नंबर की सेल में 4 सब सेल होती हैं, 4s भी होती है, 4p भी होती है, 4d भी होती है और 4f भी होती है। अच्छा, तो अब सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, s के अंदर एक डिब्बा होता है 1, p के अंदर कितना डिब्बा होता है 3, d के अंदर कितना डिब्बा होता है 5, f के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 7। जरा जोड़ दो, टोटल आंसर बच्चा 16 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 16। ठीक, PYQ है आपका ये। 22 नंबर क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ p इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बेटा बहुत अच्छी बात बताऊं, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mvr, mvr बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है mvr बराबर nh अपॉन 2π। ये पूछा है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय h बटे 2π। l जहां पर अपना वही एजीमुथल क्वांटम नंबर। बताओ p के लिए, अरे s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है। अरे भाई मच्छर जी परेशान कम करो। तो स्क्वायर रूट ऑफ p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो भैया स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन 2π यानी h अपॉन रूट 2π आंसर हो गया भैया, h अपॉन रूट 2π। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन संख्या फर्स्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। बेटा देखो, ये शेल नंबर को दर्शाता है, ये सब सेल को दर्शाता है। l बराबर 1 हो गया p, और m की एक वैल्यू, जितनी m की वैल्यू होती हैं उतने ही ऑर्बिटल की बात चल रही है। अब गिवन डाटा में m की एक वैल्यू दी है तो इसका मतलब एक ऑर्बिटल की बात चल रही है, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। बेटा ये क्वांटम नंबर्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इसका कमेंट करके आंसर ड्रॉप करें। तो ये आज का सेशन था बच्चों। उम्मीद की मैंने मोल कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में
क्वेश्चंस के माध्यम से आपको चीजें रिवाइज कराने की। ज्यादा से ज्यादा लोग इसका कमेंट करेंगे। और फिर आज के सेशन के लिए बच्चों इतना ही। दिस इज ऑल फॉर द सेशन, है ना। आई वुड लाइक टू से वन थिंग टू ऑल ऑफ यू, दैट इज थैंक यू अलॉट, है ना। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप क्या चाहते हैं मैं आपको कैसे रिवीजन कराऊं वो भी हमको बताएं, तो हम लोग उसी पैटर्न पर आपको रिवीजन कराएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।